जय हिंद दोस्तों, इग्नू वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गैस पेपर 3। इससे पहले हम 2 गैस पेपर कर चुके हैं जो कि BHIC 131 भारत के इतिहास के सब्जेक्ट के गैस पेपर हैं। अगर आप इसमें से 3 गैस पेपर और एक वन शॉट वीडियो कर लेते हैं तो आप एग्जाम में इजीली 90+ स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम दोनों गैस पेपर में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। जो वन शॉट वीडियो होने वाली है वो हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक के हैं वो करेंगे। कितने क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी को कवर कर लेंगे। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल के लिंक को ज्वाइन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए एग्जाम रिलेटेड, असाइनमेंट रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इसके वीडियो की। इसका क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिकता को इसकी विविधता में एकता ने कैसे प्रभावित किया? तो भारत क्या है? एक विशाल देश है। भारत की भौगोलिक संरचना ने उसके इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत विविधता में एकता है। भारत की विविधता क्या है कि इसमें बहुत सारी भाषा है, धर्म है, वेशभूषा है, खान पीन है, रीति रिवाज है और सांस्कृतिक परंपराओं में व्यापक विविधता दिखाई देती है। फिर भी एक सांस्कृतिक एकता विद्यमान है। इस एकता और विविधता के निर्माण में भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो भारत की ऐसी कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो कि विविधता में एकता को लाता है? तो सबसे पहले इसकी विशेषता है इसका विशाल आकार, विशाल भौगोलिक आकार का होना। तो भारत एक विशाल उपमहाद्वीप है जिसके अनेक भागों में अलग अलग जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और जीवन शैलियाँ विकसित हुई हैं। इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं विकसित हुई जिससे विविधता को बढ़ावा मिला। फिर इसका दूसरा रूप है, इसमें प्राकृतिक सीमाओं का प्रभाव पड़ा है। भारत की प्राकृतिक रूप से सीमा क्या है? सुरक्षित है। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में घने वन और पर्वतीय क्षेत्र हैं, पश्चिम में हमारे पास मरुस्थल है। तो इन प्राकृतिक सीमाओं ने भारत को एक भौगोलिक इकाई के रूप में स्थापित किया है और सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया है। अब बात करते हैं और क्या भौगोलिक क्षेत्र हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं। वो है हमारा उत्तर पश्चिमी सीमा के विभिन्न दर्रों का प्रभाव। तो उत्तर पश्चिमी दर्रों की भूमिका के बारे में बात करें तो जो खैबर, बोलन और गोमल जैसे दर्रों के माध्यम से अनेक विदेशी जातियां भारत में प्रवेश करती रही हैं। इन जातियों ने भारतीय संस्कृति में नए तत्व जोड़े जिससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ी। समय के साथ ये समुदाय भारतीय समाज में समाहित हो गए और सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया को बल मिला हमारा। तो ये उत्तर पश्चिमी सीमा के विभिन्न दर्रों का प्रभाव पड़ा है। फिर हिमालय पर्वत का क्या प्रभाव पड़ा? भारत को उत्तरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की, मानसूनी वर्षा को संभव बनाया, प्रमुख नदियों को जन्म दिया, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को के विकास को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार हिमालय ने आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक एकता दोनों को मजबूत किया है। तो ये हिमालय पर्वत के प्रभाव हैं। अब उत्तर भारत की नदियों और वरिष्ठ मैदान का क्या प्रभाव रहा है? जो उत्तर मैदान है जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों की प्रणालियों ने उपजाऊ मैदान प्रदान किए हैं। इससे कृषि, व्यापार, नगरों और बड़े साम्राज्य का विकास हुआ है। राजनीतिक एकीकरण के अनेक प्रयास इस क्षेत्र से प्रारंभ हुए हैं। फिर इसमें हमारा अगला आता है मध्य भारत के पठार का प्रभाव क्या पड़ा है। तो मध्य भारत के पठार में और थार मरुस्थल तथा मध्य भारत के पठार क्षेत्रों ने विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग पहचान दी है। साथ ही इन क्षेत्रों में स्वतंत्र और वीर समुदाय का विकास जिसने भारतीय समाज की विविधता को समृद्ध किया है। ये था हमारे मध्य और भारत के पठार का प्रभाव। इससे अगला देखेंगे हम विंध्याचल पर्वतमाला का प्रभाव या विंध्याचल पर्वत का प्रभाव। विंध्य पर्वत ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में कुछ हद तक भौगोलिक विभाजन उत्पन्न किया है जिसके कारण दोनों क्षेत्रों की राजनीतिक और भाषाई विशेषताएं अलग अलग रही हैं। फिर भी व्यापार, धर्म और संस्कृति के माध्यम से दोनों के बीच में निरंतर संपर्क बना रहा है जो कि विंध्याचल पर्वत का प्रभाव रहा है। अगला इसमें हमारा है दक्षिण भारत के पठार और उसकी विभिन्न नदियों का प्रभाव। तो दक्षिण भारत के पठार और उसकी विभिन्न नदियों ने इस प्रदेश के इतिहास और सभ्यता को प्रभावित किया है। इस प्रदेश के व्यक्ति सुदृढ़, स्वतंत्रता प्रिय हुए हैं। जब जब उत्तर के सम्राटों और बादशाहों ने दक्षिण भारत को विजय करने का प्रयत्न किया है तब तब उत्तर के साम्राज्य को आर्थिक हानि हुई है। विभिन्न नदियों द्वारा विभाजित होने के कारण इस प्रदेश को कभी भी एक राज्य स्थापित नहीं हो सका है।
तो ये हमारा क्या है, दक्षिण भारत के पठार हैं और उसकी विभिन्न नदियों का प्रभाव पड़ा है। अगला इसमें आता है पश्चिम और पूर्वी घाट तथा उनके समुद्र तटों का प्रभाव। जो समुद्र तट है उनके क्या प्रभाव पड़े हैं, जो पश्चिमी और पूर्वी घाट हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी तटों ने भारत को समुद्री व्यापार से जोड़ा है। दक्षिण भारत के बंदरगाह के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों से सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध स्थापित हुए हैं, जिससे भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ है। इसके बाद क्या है, भारत के विशाल आकार का प्रभाव क्या रहा, जो कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। भारत के विशाल आकार का प्रभाव, भारत एक विशाल का देश है, भारत का विशाल आकार है, स्वयं में एक पृथक इकाई होने के कारण यहाँ निवासियों में एक देश एक मातृत्व भूमि होने की भावना रही है। यहाँ के महान सम्राटों में दिग्विजय की भावना रही है, परंतु इसी कारण भारतीय सम्राट कभी भी विदेशों में जीतने का विचार न कर सके हैं। भारत के जितने भी सम्राट हैं उन्होंने कभी विदेशों में जीतने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि भारत खुद इतना विशाल था। भारतीय सम्राटों की साम्राज्यवाद की भावना, उस भावना के भारत तक सीमित रहने के कारण भारत की यह विशेषता ही थी। भारत में क्या है, भारत एक समृद्ध राष्ट्र भी था जिसमें सारी चीज़ें विद्यमान थी, इसलिए दूसरे देशों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे से इसका एक एक पॉइंट देखा है कि भारत की भौगोलिकता को इसकी विविधता में एकता ने कैसे प्रभावित किया है। तो भारत की भौगोलिकता के हर एक पहलू को हमने नोट किया है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर पॉइंट को नोट डाउन किया गया है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा की सामाजिक संरचना पर टिप्पणी कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। लिखित अभिलेख अभी भी पढ़े नहीं जा सके, बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जिनको अभी पढ़ा नहीं गया है। फिर भी नगर योजना, आवास, कब्रिस्तान, शिल्पकला और धार्मिक प्रतीकों के आधार पर उस समय के समाज का स्वरूप समझा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हमें क्या है, क्ल्यू मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, जिसके आधार पर क्या है, हम उनके समाज की स्वरूप को समझ सकते हैं कि इनका स्वरूप कैसा होगा, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना कैसी होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सामाजिक विषम जातीयता इसमें देखने को मिलेगी। इसके संकेत है, हड़प्पा समाज क्या था, पूर्णतः समान नहीं था। विभिन्न प्रकार के मकान, बस्ती, वस्तुओं से सामाजिक और आर्थिक भिन्नता के संकेत मिलते हैं। जो पुरातत्व दृष्टिकोण के सामाजिक विषम जातीयता की पहचान अनेक तरीकों से हो सकती है। तो इसमें क्या है, नगरों में गढ़ और निचला नगर अलग अलग थे। गढ़ क्षेत्र में संभवतः प्रशासनिक और धार्मिक और उच्च वर्ग के लोग रहते थे। निचले नगर में सामान्य नागरिक निवास करते थे। मकानों के आकार और संरचना में भिन्नता सामाजिक स्तरों की ओर संकेत करती है कि इसमें सामाजिक भिन्नता दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता के जो मकान है देखे हैं, उनमें कोई क्या थे, नगरों में गढ़ थे, निचला स्तर था। गढ़ में क्या थे, प्रशासनिक, धार्मिक और उच्च वर्ग के लोग रहते थे। निचले नगर में क्या थे, सामान्य नागरिक निवास करते थे। तो इस प्रकार सामाजिक विषमता दिखाई देती है। फिर अगला है, इसमें कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिससे आप बता सकते हैं कि इसमें और अलग थलग दिखाई देती है। तो दूसरा है, इसमें व्यवसाय का विभाजन आएगा कि किस प्रकार एक व्यवसाय का विभाजन इसमें देखता है। तो जैसे ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जैसे मैं बताऊं वैसे आप नोट करने जाना। दूसरा है व्यवसायगत विभाजन। तो व्यवसायगत विभाजन में क्या होगा, हड़प्पा समाज में श्रम विभाजन विकसित था। कृषक, व्यापारी, कुम्हार, धातुकार, मनका निर्माता और शिल्पकार जैसे विभिन्न व्यवसाय विद्यमान थे। विशेष प्रकार के शिल्प को प्रोत्साहित दिया गया था। अनेक लोग कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसायों में जुड़े हुए थे। तो इसमें क्या है, व्यवसायगत विभेद हमें देखने को मिला था। कुछ कौशल थे जो क्या क्या काम करते थे, उनके बारे में जानकारी दी गई है। जो हस्त निर्मित वस्तुएं हैं उनका काम करते थे, जैसे कि पक्की मिट्टी का फाइनेंस की तकवा चकरी, पक्की मिट्टी, तो जो मैंने अभी काम बताए वो काम ये करते थे। आवास के आकार और संपदा वाली वस्तुओं के मध्य में कोई सहज संबंध अवश्य नहीं है। जो मृतकों की अंत्येष्टि के संबंध में बात करें तो अधिकतर समाधान को ही अपनाया गया है। ऐसे अन्य भी तरीके रहे होंगे जिनकी पहचान पुरातत्व के माध्यम से इतनी सरल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कॉन्फिडेंशियल जिसका अभी पता नहीं लगा है। समाधानों में भी कुछ विविधता दिखाई पड़ती है। इसके क्या प्रमाण है, विस्तारित समाधानों के, कलशों और बड़े पात्रों के, ताबूतों में समाधान, द्वितीय और प्रतीकात्मक समाधान भी इसमें रहे हैं। फिर इसमें अगला क्या देखने को मिला है, आर्थिक असमानता भी देखने को मिली है। तो आर्थिक असमानता क्या है, कुछ लोगों के पास धातु, शंख, पत्थर और फाइन्स के बनी वस्तुएं थी। सामान्य लोगों के द्वारा मिट्टी के वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। बड़े और छोटे मकानों की उपस्थिति आर्थिक स्तरों में भिन्नता को हमें बताती है कि ये कैसे एक दूसरे से आर्थिक भिन्न थे। फिर समाधान की परंपरा हमने देख ली कि कैसे एक दूसरे के समाधान है। ये रहा जो मृतकों की अंत्येष्टि है, समाधान है, इसमें कैसे अलग है। तो समाधानों में क्या है, जो विस्तारित समाधान है, कलश और बड़े पात्रों में समाधान है, ताबूत समाधान है, प्रतीकात्मक और द्वितीयक समाधान है, इनके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये कैसे अलग हैं। फिर धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन के आधार पर भी इसमें भिन्नता कर सकते हैं कि हड़प्पा समाज में
धार्मिक आस्थाओं के महत्वपूर्ण स्थान था। एक मुहर पर योग मुद्रा के में बैठी आकृति को कई विद्वान अज्ञ शिव पशुपति मानते हैं। कुछ स्थानों पर मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगन जैसे स्थलों से अग्नि पूजा के संकेत मिलते हैं। अगर बात करें पशु वृक्ष और प्रकृति पूजा भी इसमें प्रचलित रही होगी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार सामूहिक धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा है, जिसकी लंबाई 12 मीटर में है, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 3 मीटर रही है। तो ये महान स्नानागार भी हमें देखने को मिले हैं। तो ये क्या है, धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन के अंतर्गत आते हैं। फिर इसमें क्या है, व्यापार और सामाजिक संगठन भी देखने को मिलते हैं कि इनका व्यापार, ये धार्मिक विश्वास हमने रीतियाँ देख ली, अब इसका व्यापार कैसा रहा होगा। मुहरों का उपयोग किया जाता था पहचान और व्यापारिक लेन देन में। उन पर पशु चित्र, धार्मिक प्रतीक, हड़प्पा लिपि अंकित होगी। इससे संगठित व्यापारिक व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण के संकेत मिलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, जो कि हड़प्पा समाज की एक विकसित शहरी समाज था, जिससे सामाजिक और आर्थिक विभाजन मौजूद थे, परंतु अत्यधिक वर्गीयता, असमानता के प्रमाण नहीं मिलते, कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। व्यावसायिकत विशेषज्ञता, सुव्यवस्थित नगर जीवन, धार्मिक आस्थाएं, संगठित व्यापार की प्रमुख विशेषताएं, इसी प्रकार क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना उन्नत, संगठित और बहुआयामी थी। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर वैदिक काल किस टाइम तक था? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल को माना गया है। तो उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में आर्यों का विस्तार हुआ था, जो कि गंगा, यमुना, दोआब और उससे आगे के क्षेत्रों तक हुआ। इस विस्तार में लोहे के प्रयोग ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को श्याम अयस कहा जाता था। तो जो उत्तर वैदिक काल है उसमें लोहे को क्या बोलते थे? श्याम अयस के नाम से पुकारा जाता था, उसे बोलते थे श्याम अयस। ये याद रखना। लोहे के प्रयोग हैं, उनके महत्व को बताना है हमें कि लोहे के महत्व क्या है। तो इसमें किस किस में अपना योगदान दिया उसको देखेंगे। तो इसमें पॉइंट वाइज लिखना आप, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। पहला पॉइंट लिखना, कृषि के विकास में योगदान। तो कैसे हुआ? लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को काटकर कृषि की भूमि तैयार की गई। लोहे के फाले वाले हल, कुदाल और अन्य कृषि उपकरणों ने खेती में अधिक प्रभावी बनाया। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और लोगों का जीवन अधिक स्थायी बनने लग गया। दूसरा, इसमें क्या महत्व था? स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। तो जंगल साफ होने लगे और कृषि के विस्तार से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने लगे। गांव और बस्तियों का विकास हुआ। घुमंतु पशुपालक जीवन धीरे धीरे स्थायी कृषक जीवन में परिवर्तित होने लगे। फिर थर्ड, इसमें क्या आएगा हमारा? सैन्य शक्ति में वृद्धि। तो लोहे से बने तीर, भाले, तलवार और अन्य हथियारों का उपयोग बढ़ा। युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई। बड़े राज्यों के निर्माण और विस्तार में सहायता मिली। तो लोहे का क्या है? सैन्य शक्ति में भी वृद्धि हुई है इससे। चौथा हमारा क्या पॉइंट है, महत्व है इसका? पुरातात्विक साक्ष्य। जो अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अंतरजिखड़े, जखेड़ा जैसे ये स्थल है ना, यहाँ पर लोहे के हथियार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। जखेड़ा से लोहे के हल का फाला भी प्राप्त हुआ है, जो कृषि में लोहे के उपयोग का प्रमाण देता है कि कृषि में लोहे का उपयोग हुआ है। तो पुरातात्विक साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। फिर इसका पांचवा पॉइंट क्या होगा? पांचवा महत्व क्या होगा? आर्थिक प्रभाव। कृषि उत्पादन बढ़ने से अधिशेष उत्पादन संभव हुआ। व्यापार विनिमय को प्रोत्साहन मिला। समाज की आर्थिक संरचना अधिक विकसित हुई थी। तो ये हमारे आर्थिक प्रभाव हमें देखने को मिले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा थर्ड। फिर हम देखेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, समकालीन साहित्य में वर्णित नगरों का विवरण दीजिए। तो इस क्वेश्चन में प्राचीन भारतीय समकालीन साहित्य में नगरों के लिए, जो कि जिसे पूर्व, दुर्ग, निगम और नगर जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता था, ये तत्कालीन नगरीय जीवन, प्रशासन और व्यापार, सामाजिक संगठन की जानकारी हमें देते हैं। तो ये समकालीन साहित्य में नगरों का विवरण देखेंगे अब। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पुर क्या है। तो प्रारंभ में पुर शब्द का प्रयोग राजा, शासक वर्ग और उनके परिवारों के निवास स्थान के लिए किया जाता था। इसका अर्थ है घेराबंद बस्ती अथवा सुरक्षित आवासीय केंद्र। कालांतर में समय के साथ क्या है, यह सामान्य रूप से नगर या शहर के रूप में प्रयोग होने लगा। फिर आती है दूसरी बात, दुर्ग। तो दुर्ग शब्द का अर्थ है किलेबंद राजधानी या सुरक्षित नगर था। इसके चारों ओर दीवारें, खाइयाँ और सुरक्षा प्रबंध होते थे। दुर्ग शासक वर्ग के निवास तथा प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था। दुर्ग शासक वर्ग के निवास और प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र के साथ साथ इसने शासकों को आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने की सुविधा मिलती थी। तो ये हमारे दुर्ग थे। अब देखेंगे इसके निगम क्या होते हैं। निगम एक ऐसा व्यापारिक केंद्र था जहाँ वस्तुओं की खरीद और बिक्री होती थी। ये व्यापारी, दस्तकारों और कारीगरों के निवास कार्यस्थल के रूप में विकसित हुए थे। अनेक निगम विशेष प्रकार के उद्योगों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध थे। व्यापारिक गतिविधियों के कारण इनका महत्व अधिक
था, ये है निगम। फिर पढ़ते हैं हम नगर के बारे में। तो नगर शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? प्रारंभिक उल्लेख तैत्तरीय अरण्यक में इसका मिलता है कि तैत्तरीय अरण्यक में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। नगर राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के संयुक्त केंद्र थी। तो नगर क्या थे? राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थे। बौद्ध साहित्य में 6 प्रमुख नगरों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि राजगृह, चंपा, काशी, श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी। बौद्ध साहित्य में इन 6 प्रमुख नगरों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपने 6 के 6 हमारे प्रमुख नगरों का देख लिया है। फिर इसमें देखते हैं पूर्व और दुर्ग क्या है। ये भी हमने ऊपर वाले हेडिंग्स में देखनी है कि पूर्व क्या होते हैं, दुर्ग क्या होते हैं, तो इनके प्रभावों को भी देख लिया है। फिर क्या है कि कालांतर में राजनीतिक केंद्रों में से कुछ काफ़ी बड़े व्यापारिक केंद्र बन गए। ऐसे नगर जो केवल राजनीतिक केंद्र थे, राजनीतिक और वाणिज्यिक की छाया मात्र हो गए। जैसे राजधानी हस्तिनापुर ने कभी भी ऐसी संपन्नता को प्राप्त नहीं किया जैसे कि काशी और कौशाम्बी को प्राप्त थी। तो नगरों का जो विकास है वो हमें देखने को मिला, और साहित्य में नगरों का स्वरूप देखने को मिला। फिर क्या है, कौशल राज्य की राजधानी को अयोध्या से श्रावस्ती ले जाया गया। मगध राज्य की राजधानी को राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को बनाया गया। यह व्यापारिक व्यवस्था के उद्भव के महत्व को स्पष्ट करता है। फिर बात करते हैं इसमें दिव्यावदान और अपस्तंबर, धर्मसूत्र आदि पुस्तकें हमें समकालीन नगरों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराती है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य नगरों की आदर्श छवि को प्रस्तुत करता है। रामायण में वर्णित अयोध्या और बौद्ध ग्रंथों में वर्णित वैशाली आदर्श लगते हैं। ऐसी सड़कें थी जिनके नाम बहुत से दस्तकारों के नाम पर थे। नगरों की घेराबंदी सुरक्षित ऊंची दीवारों और खाइयों द्वारा की गई। चौड़ी सड़कें, रंगीन पताकाओं से सुसज्जित ऊंचे भवन, व्यस्त बाजार, फूलों वाले बाग, कमलों व हंसों के साथ पानी से भरे तालाब इस विवरण में आते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमने भली भांति एक एक पॉइंट के थ्रू देख लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। मौर्य काल में वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार में राज्य किस हद तक हस्तक्षेप करता था? लिखिए। तो मौर्य काल में राज्य ने वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और व्यापार पर व्यापक नियंत्रण स्थापित किया। राज्य का उद्देश्य केवल आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करना ही नहीं बल्कि अधिकतम राजस्व प्राप्त करना था। व्यापारियों द्वारा जनता के शोषण को भी रोकना था। यद्यपि श्रेणियां, जिसे गिल्ड बोलते हैं, अपने आंतरिक कार्यों में काफ़ी हद तक स्वायत्त थी, फिर भी राज्य उनके कार्यों पर निगरानी रखता था। तो इसमें मौर्य काल में वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार में किस हद तक हस्तक्षेप करता था मौर्य काल, वो देखते हैं। तो उत्पादन पर नियंत्रण था। इसमें जो था क्या, व्यापार पर मौर्य प्रशासन का नियंत्रण था। उसमें क्या क्या नियंत्रण थे वो हम एक एक करके देखेंगे। तो इसमें उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण था। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, हेडिंग बनानी है आपको। उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण। मौर्य राज्य कुछ प्रमुख उद्योगों का प्रत्यक्ष संचालन करता था। अस्त्र शस्त्र निर्माण, जहाज निर्माण, खनन तथा पत्थर काटने जैसे उद्योगों में राज्य सीधी भागीदारी थी। इन कार्यों से जुड़े अनेक शिल्पकार राज्य के कर्मचारी भी होते थे और कर के स्थान पर श्रम सेवा प्रदान करते थे। सूत काटने वाले, बुनकर तथा अन्य कारीगर निजी स्तर पर कार्य करते थे, लेकिन उन पर भी राज्य का नियंत्रण रहता था। दूसरा इसमें आएगा श्रेणियों की भूमिका, या श्रेणियों के क्या बोल सकते हैं, गिल्डों की भूमिका। शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। जो शिल्पकार थे, व्यापारी थे, उनके संगठन को क्या बोलते थे? श्रेणी या गिल्ड बोलते थे। राज्य ने श्रेणियों को समाप्त करने तथा उनके संगठन में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। नगरों में श्रेणी प्रधानों को विशेष सम्मान प्राप्त था और वे प्रशासनिक निर्णयों में भाग लेते थे। कुछ श्रेणियों को अपने सैनिक दल रखने तथा राजकीय टकसाल के सिक्के डालने की अनुमति भी थी। थर्ड इसमें क्या था नियंत्रण में? व्यापार का नियमन। तो व्यापार का नियमन क्या था? व्यापार को नियंत्रित करने के लिए प्रणाध्यक्ष नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो व्यापार को नियंत्रित करता था। उसका कार्य वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करना, बिक्री की व्यवस्था देखना और लाभ की सीमा तय करना था। स्थायी वस्तुओं पर 5%, विदेशी वस्तुओं पर 10% लाभ की सीमा निर्धारित थी। निर्धारित सीमा से अधिक लाभ देने पर दंड दिया जाता था, कि निर्धारित सीमा से अधिक अगर लाभ लेते हो तो उसे दंड दिया जाएगा। फिर चौथा नियंत्रण क्या था इनका? मापतोल और बाजार पर नियंत्रण। जैसे कि पोतवाध्यक्ष जो मापतोल की व्यवस्था की निगरानी करता था। व्यापारी को समय समय पर अपने मापतोल के उपकरणों की जांच करानी पड़ती थी। जो संस्था अध्यक्ष था वो बाजारों की निगरानी करता था तथा व्यापार गतिविधियों को नियंत्रित करता था। फिर इसके बाद पांचवा नियंत्रण क्या था? कर एवं चुंगी व्यवस्था थी। व्यापारिक वस्तुओं पर चुंगी और शुल्क लगाए जाते थे। शुल्काध्यक्ष इन करों की वसूली करता था। शुल्क सामान्य क्या होता था? वस्तुओं के मूल्य के 1/5 से 1/25 भाग हो सकता था। तो ये हमें इसमें देखने को पड़ता था। जो कि कर लेते थे वो 1/5 से 1/25 तक हमें देना पड़ता था। फिर आता है इसमें विदेशी व्यापार पर नियंत्रण था। जो विदेशी व्यापार क्या था?
राज्य की अनुमति से ही किया जाता था। विदेशी व्यापारियों के लिए पासपोर्ट जैसी व्यवस्था थी। उनके पास निवास और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य उठाता था। आयातित वस्तुओं पर प्रवेश कर लगाया जाता था। इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती थी, जो प्राय वस्तुओं के मूल्य का 5वां भाग होता था। जो क्या है ये हमने ऊपर बताया। तो जो विदेशी वस्तु हैं उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 1/5 भाग लगाई जाती थी। राज्य उत्पादन और वितरण क्या है? अगर इसमें बात करें कि राज्य उत्पादन और वितरण, तो राज्य द्वारा उत्पादित वस्तुओं को राजपणे कहा जाता है। इन वस्तुओं की देखरेख विशेष अधिकारी करते थे। कभी कभी इसके वितरण का कार्य निजी व्यापारी को सौंपा जाता था। राज्य केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता था जो प्रशासनिक आवश्यकताओं और राजस्व वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थी। तो ये कुछ नियंत्रण थे जो मौर्यकालीन समाज में नियंत्रित किए जाते थे। मौर्यकालीन समाज में वस्तुओं के उत्पादन में और व्यापार में जिस हद तक हस्तक्षेप था वो सबने हमने एक एक की हेडलाइन करके देख लिया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन संस्कृति की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो सातवाहन संस्कृति को जानना जरूरी है इसके लिए। फिर उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी उसको जानेंगे। तो सातवाहन काल दक्षिण भारत के इतिहास में आर्थिक समृद्धि, व्यापारिक उन्नति तथा शिल्प विकास को स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में कृषि, उद्योग, व्यापार और समुद्री वाणिज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसके कारण सातवाहन साम्राज्य अत्यंत वो संपन्न हो गया था। तो ये क्या है? सातवाहन संस्कृति और उसकी आर्थिक स्थिति है। तो इसकी कैसी इसकी आर्थिक स्थिति होगी, तो इसके देखेंगे। सबसे पहले क्या होगी हमें इसमें देखते हैं, कृषि और भूमि व्यवस्था। तो सातवाहन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि थी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, कृषि पर नियंत्रित। तो इसमें भूमि को अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। भूमि एवं ग्रामदान के अनेक उल्लेखनीय प्रमाण प्राप्त होते थे। भारत में भूमि अनुदान का सबसे प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण सातवाहन काल से मिलता है। किसान अपनी भूमि के स्वामी होते थे तथा राजा उपज का लगभग 6वां भाग कर के रूप में रखता था। यदि राजा किसी भूमि का दान करना चाहता था तो उसे पहले उसके स्वामी को खरीदना पड़ता था। तो ये हमारे क्या थे, कृषि और भूमि व्यवस्था थी इनकी। फिर क्या है इसमें, शिल्प और उद्योग हो गए। तो कृषि के साथ साथ शिल्प और उद्योगों का भी व्यापक विकास हुआ था। लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख इसमें मिलता है कि 75 जो व्यवसाय थे उनका हमें उल्लेख मिलता है। कृषि के साथ साथ शिल्प और उद्योगों का भी इसमें व्यापक विकास हुआ था। जैसे इसके प्रमुख व्यवसाय क्या थे, जैसे कि लोहार, कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, स्वर्णकार, चर्मकार, कांस्यकार, बुनकर जो कि कौलिक थे, तेली, गंधिक और यांत्रिक इसमें प्रमुख व्यवसाय थे, जिन पर क्या है शिल्प और उद्योग थे, जो कृषि के साथ साथ इनका भी विकास हुआ था। फिर है श्रेणियों की व्यवस्था। तो श्रेणी क्या है, प्रत्येक व्यवसाय अपनी श्रेणी जो कि है गिल्ड होती है। ये क्या होता है, श्रेणी का प्रमुख क्या होता है, श्रेष्ठनी होता है। तो एक व्यापारियों का संगठन होता है उसे गिल्ड बोला जाता है। इनका कार्यालय को निगम सभा बोला जाता है। जो इनका कार्यालय होता है उसको निगम सभा बोलते हैं। श्रेणियों के अपने नियम होते थे जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। तो श्रेणियों के नियम है, श्रेणियों के नियम में बोले तो क्या आता है, श्रेणी धर्म, राज्य द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त थी। श्रेणियां बैंक का कार्य करती थी तथा ब्याज पर ऋण देती थी। नासिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि बुनकरों की श्रेणी के पास बड़ी धनराशियां जमा थी। तो ये श्रेणियों के बारे में बताता है कि श्रेणियां क्या थी, जिसे गिल्ड भी बोलते हैं हम। फिर है इसमें मुद्रा व्यवस्था कैसी थी। तो व्यापार में मुख्यतः कारसापण नामक चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था। तो मुद्रा व्यवस्था में क्या है, चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था। सातवाहनों ने बड़ी मात्रा में शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। तो सातवाहनों ने बड़ी मात्रा में जो शीशे के सिक्के, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। हैदराबाद संग्रहालय की बात करें तो सातवाहन काल में 50,000 सिक्के सुरक्षित हैं। सिक्कों की अधिकता विकसित व्यापार और वाणिज्य का परिणाम है। आंतरिक व्यापार क्या है, सातवाहन काल में देश के भीतर व्यापारिक गतिविधियां अत्यंत सक्रिय हो गई थी। इसमें प्रमुख व्यापारी नगर कौन से थे, प्रतिष्ठान जिसे पैठन भी बोलते हैं, नासिक, गुन्नार, करहाट, वजयंती, धान्यकटक, विजयपुर, ये नगर क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बड़ौच जिसे पश्चिम भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है। तो कुछ समुद्री और विदेशी व्यापार भी थे। सातवाहन काल में समुद्री व्यापार ने विशेष उन्नति की है। इसके प्रमुख बंदरगाह कौन से थे, बड़ौच, सोपारा, कल्याण, कंतोकसलिय और कोंदूर। व्यापारिक संबंध में बात करें तो कौन कौन से देश थे, रोम, मिस्र, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और स्वर्णभूमि थे। और निर्यात और आयात की बात करें तो निर्यात की वस्तुएं कौन सी थी, मलमल, रेशम, मोती, हीरे, माणिक, इलायची, लौंग, चीनी। ये इस प्रकार क्या है निर्यातक की शब्दी थी हमारी।
फिर आयात की वस्तुएं कौन सी थी? रोमन मदिरा, तांबा, शीशा, रांगा, औषधियाँ। तो रोम के साथ व्यापार विशेष रूप से लाभदायक था क्योंकि वे भारतीय वस्तु के बदले बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त होता था। फिर इसमें जहाज रानी का विकास हुआ। तो जहाज रानी किसको बोलते हैं? सातवाहन सिक्कों पर जहाज़ों के चित्र मिलते थे। इससे विकसित समुद्री व्यापार का प्रमाण मिलता है कि उसमें विकसित समुद्री व्यापार था हमारे पास। फिर इसमें क्या है? विशेषकर पुलवामी, यज्ञश्री, सातकर्णी के समय जहाज रानी अत्यधिक विकसित हुए थे। यज्ञश्री के पास एक विशाल नौसैनिक बेड़ा था। तो ये क्या है? यज्ञश्री के पास एक विशाल नौसैनिक बेड़ा था जिस टाइम क्या है हमारे समुद्री व्यापार का और समुद्री सेना की जानकारी हमें मिलती है उससे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका निष्कर्ष क्या होगा? सातवाहन काल की अर्थव्यवस्था कृषि, शिल्प, व्यापार और समुद्री वाणिज्य पर आधारित एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। विकसित श्रेणी, सुव्यवस्थित मुद्रा प्रणाली, सक्रिय आंतरिक एवं विदेशी व्यापार तथा रोम सहित अनेक देशों में व्यापारिक संबंधों के सातवाहन साम्राज्य को आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अत्यंत संपन्न और शक्तिशाली बनाया था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसको हमने भली भांति देखा है एक एक एक्सप्लेन करके। जो मैंने हेडिंग बताई है उसके अनुसार आंसर करना है, ना कि जो ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि ये ऐसा लगेगा कि आपने एक ऐसे लिख दिया। आपको पॉइंट वाइज लिखना है जिससे आपको क्या लगे, जिससे टीचर को लगेगा कि हाँ स्टूडेंट को नॉलेज है। तो सातवाहन संस्कृति की आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी? आर्थिक स्थिति को हमने देखा। तो अगर आर्थिक स्थिति की बात हो तो सबसे पहले इसका परिचय देना है। फिर आर्थिक स्थिति में हम सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? कृषि और भूमि व्यवस्था। दूसरा पॉइंट इसका क्या हुआ? शिल्प और उद्योग हो जाएगा। तीसरे इसमें हो जाएगा श्रेणियाँ जो कि गिल्ड व्यवस्था थी वो। चौथा इसमें हो जाएगा मुद्रा व्यवस्था कैसी थी। फिर पांचवा क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंतरिक व्यापार कैसा था। छठा हमारा इसमें क्या हो जाएगा? समुद्री और विदेश व्यापार हो गया, तो समुद्री व्यापार और विदेशी व्यापार है वो आ जाएगा। फिर सातवां हमारा इसमें क्या होगा? निर्यात और आयात आ जाएगा। फिर आठवां हमारा इसमें क्या होगा? जो निर्यात और आयात की वस्तुएं हैं वो क्या हैं। फिर आठवां हमारा लास्ट एंड फाइनल क्या है? जहाज रानी का विकास होगा, कि जो हमारा जहाजी बेड़ा है, नौसेना है और जो समुद्री व्यापार है उसके बारे में जानकारी देंगे, जहाज रानी के विकास के बारे में एक्सप्लेन करके। इसमें जितने भी हमारे क्या हैं व्यापार थे उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। जो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संगम युग के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के अध्ययन के स्रोतों के रूप में साहित्य की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना क्या है कि संगम युग के जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल है ना, अगर उसको अध्ययन करोगे तो उसके स्रोतों के रूप में साहित्य की प्रकृति की विवेचना करनी है। साहित्य की प्रकृति के बारे में हमें इसमें बताना है। तो दक्षिण भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के अध्ययन में संगम साहित्य सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह साहित्य प्राचीन तमिल समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालता है। संगम साहित्य क्या है? कवियों और चारणों द्वारा रचित काव्य संग्रहों का समूह है जिन्हें पांड्य शासकों के संरक्षण में संकलित किया गया था। तो ये संगम साहित्य के बारे में जानकारी देता है कि प्रारंभिक तमिल ग्रंथों का लेखन संगम साहित्य कहलाता है। ये जो प्रारंभिक तमिल ग्रंथ है ना उनका लेखन है उसको संगम साहित्य बोलते हैं। संगम साहित्य को प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत माना जाता है। यह नाम इसे संगम से प्राप्त हुआ है जहाँ इस साहित्य की रचना और इसका संकलन हुआ है। अब बात करते हैं इसमें संगम, फिर इसका महत्व देखेंगे, इसका महत्व क्या है। फिर इसमें क्या देखेंगे? इसका तोल काव्यम देखेंगे। फिर इसका जो प्रथम द्वितीय दो इसकी क्या है? लोक काव्यम के निम्न 3 भाग हैं, उनके 3 भागों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर ऐततोके और 8 रचना कोश कौन कौन से हैं। फिर इसके क्या है? 10 ग्राम गीत कौन से हैं। फिर इसमें क्या देखेंगे? 18 गौण रंजनाएँ जैसे कि पाथने, नकिल, कन्नुक बोलते हैं वो देखेंगे। फिर विदेशी विवरण देखेंगे, इसका विदेशी विवरण क्या है। तमिल ब्राह्मणी अभिलेख क्या है, इसके सिक्के क्या हैं, इसका कालक्रम क्या है। तो ऐसे करके इसका क्वेश्चन का हमारा एक्सप्लेन फुल्ली हो जाएगा, जो कि हम इसका आंसर एक एक करके कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको संगम के बारे में जानना है। संगम के बारे में हमने बता दिया कि संगम क्या है। फिर संगम का स्वरूप देखेंगे कि संगम का स्वरूप कैसा है। तमिल परंपरा के अनुसार 3 संगमों का अस्तित्व था। संगम विद्वानों और कवियों की सभा एक या अकादमी थी। वर्तमान में उपलब्ध साहित्य मुख्यतः क्या है? तीसरे संगम से संबंधित माने जाते हैं। यह मूलतः मौखिक परंपरा का साहित्य था जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। अधिकांश कविताएं राजाओं, वीरों और समाज के विभिन्न वर्गों का जीवन वर्णन करती है। संगम के अगर साहित्य की बात करें और महत्व की बात करें तो इसका महत्व क्या होगा? तो इसमें जो संगम का साहित्य है वो बहुत सारे विषयों की जानकारी देता है। कैसी विषय जानकारी देता है? उसकी राजनीतिक स्थिति की जानकारी देता है, सामाजिक जीवन की, आर्थिक जीवन की, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमें देता है। तो इसके कुछ जो इनके डिपेंड पर जो ये जानकारी देता है, इन्हों चारों प्रतीकों की इसकी ये महत्व है।
फिर इसमें देखते हैं इसके संगम साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो संगम साहित्य की प्रमुख रचनाएं में सबसे पहले हमारा आता है, एक मिनट, हाँ ये रहा इसकी पहली रचना है। इसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि पाथिनेन मेल कन्न को बोला जाता है, जिसके 18 प्रमुख ग्रंथ है। तो इसे दो भागों में बांटा है। पहला भाग कौन सा है इसका, ये रहा, इसका पहला भाग है ये रहा, एतुतो के अर्थात 8 रचना कोश, जिसे 8 संकलन भी बोलते हैं। तो इनकी क्या है, ये 8, ये एक एक करके इनको एक्सप्लेन किया गया है आठों को। ये 4 5 6 7 8, 8 के आठों का नाम लिख रखा है, जैसे कि नारीन करुणोतो के। तो इसमें क्या है, प्रेम युद्ध वीरता समाज राजाओं का वर्णन मिलता है। दूसरा किस में डिवाइड किया गया है, दूसरा भाग है इसका पत्तू पत्तू, जिसे 10 ग्राम गीत बोलते हैं। तो 10 ग्राम गीत है, इसमें कितने हैं, जैसे कि तिरुनमकते, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। फिर दूसरा कौन सा है हमारा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये नाम क्या है। अगर आप लास्ट दिन ये वीडियो देख रहे हो तो आपको याद करना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद हेडिंग कर सकते हो कि भाई हाँ ये क्या है क्या नहीं है। तो दो संगम साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि हमारा कौन सा है, 18 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसको बोलते हैं पाथिनेन मेल कन्नुक्कू। और इसके क्या है, दो भाग है। दो भागों में सबसे पहला कौन सा आएगा, एतुताके, और दूसरा कौन सा आएगा, पत्तू पत्तू। तो ये हमारा दो इसको भागों में डिवाइड किया है, दोनों के बारे में बताया गया है। इसका तीसरा कौन सा है, पाथिनेन कल्लकू, जिसके 18 गुण ग्रंथ हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर हमारा इसमें क्या है कि तोल काव्यम का महत्व क्या है, वो बताया गया है कि तोल काव्यम का महत्व क्या है। तो उसके देखेंगे, तोल काव्यम, देखो तोल काव्यम क्या है, यह तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। तो यह तोल काव्यम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन थे, तोल काव्यर माने जाते हैं। इसमें भाषा साहित्य समाज संस्कृति से संबंध महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह संगम युग के सामाजिक जीवन को सुलझाने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके कुछ और अन्य साहित्य और विदेशी स्रोत हैं, जिसका हमें विवरण मिलता है। तो विदेशी विवरण की बात करें तो प्रारंभिक तमिल इतिहास के अध्ययन में विदेशी ग्रंथ भी इसमें सहायक हैं, जिसमें क्या है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो ये हो गया जो भारत रोमन व्यापार की जानकारी देता है। फिर इसमें दूसरा आता है प्लिनी। प्लिनी के विवरण क्या है, रोमन और भारत के व्यापारिक संबंधों का उल्लेख। टोलमी की जियोग्राफी, जो दक्षिण भारत के नगरों और बंदरगाहों का वर्णन मिलता है। इसमें कुछ हमें अभिलेख भी मिले हैं, जो तमिल ब्राह्मी अभिलेख है। तमिल ब्राह्मी अभिलेख संगम साहित्य के काल का निर्धारण में सहायक है। चेर चोल पांड्य रोमन सिक्कों से व्यापार और राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये है, इनमें सिक्के के बारे में जानकारी दी गई है। इनका कालक्रम बताते हैं कि जो विशिष्ट साक्ष्य है उसके अभाव में क्या है, संगम साहित्य के काल निर्धारण करना जटिल हो जाता है। लेकिन विद्वानों ने संगम साहित्य के रचना काल को लेकर सर्वसम्मति का अभाव है। कुछ विद्वानों ने इसका काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बताते हैं। अन्य विद्वान इसे 1ली शताब्दी और 5वीं शताब्दी के मध्य में मानते हैं। फिर संगम साहित्य है, संगम साहित्य की सीमाएं क्या है, कमियां क्या है, वो बताई गई है कि यह काव्य साहित्य है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति मिलती है। अधिकांश कविताएं राजाओं की प्रशंसा करती हैं। घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। काल निर्धारण में विद्वानों के बीच में मतभेद पाए जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मध्य पाषाण नव पाषाण चरण की निरंतरता और पालतू बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। हमारे 3 काल माने गए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवा पाषाण। पूर्व पाषाण सबसे पुराना, मध्य पाषाण क्या है, पूर्व पाषाण और नव पाषाण के बीच का काल है, नव पाषाण क्या है, सबसे नया है। तो इसमें हमें देखना है मध्य पाषाण और नव पाषाण चरण की निरंतरता और पालतू बनाने की प्रक्रिया की हमें इसमें विवेचना करनी है। तो मध्यम पाषाण और नव पाषाण काल मानव इतिहास के विकास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस काल में मानव जीवन शिकार संग्रह पर आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर खाद्य उत्पादन पशुपालन स्थायी निवास की ओर अग्रसर हुआ है। इसी कारण इस परिवर्तन को मानव सभ्यता के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर इसकी बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में न्यूनतम युग का मार्ग प्रशस्त किया है। इस परिवर्तन के संकेत निम्न प्रकार के रहे हैं। क्या क्या संकेत रहे हैं, क्या क्या संकेत हमें देखने को मिले हैं, हम इसमें एक एक करके देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें मध्यम पाषाण काल से नव पाषाण काल को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की निरंतरता को देखते हैं। तो इसमें क्या है, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगे थे। तो मध्य पाषाण काल में सबसे ज़्यादा क्या है, उष्ण जलवायु की ओर से परिवर्तन हुआ था। तो हिम युग के अंत तथा वातावरण के अधिक गर्म और आर्द्र हुआ, जिससे वनस्पतियां घास के मैदानों तथा जलों का
स्तरों का विस्तार हो गया था। इन परिवर्तनों ने मानव जीवन को गहराई से प्रभावित किया था। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसमें लोग क्या करते, अब भी शिकार, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रहण पर निर्भर थे। कुछ क्षेत्रों में अर्ध बस्तियों का विकास होने लगा। सूक्ष्म तथा पिसाई के पत्थरों का प्रयोग बढ़ा। जंगली और पौधे और पशुओं के साथ में प्रारंभिक पालतू पशुओं के प्रमाण मिलने लगे। चूल्हों, झोपड़ियों और स्थायी निवास के प्रारंभिक संकेत हमें मिलते हैं। तो इसमें क्या है, वर्षा और आर्द्रता बढ़ गई, पूर्वी सूखे बढ़ गए, जो कि हमने बताया। जो पूर्व पाषाण काल है उसकी अपेक्षा मध्यम पाषाण काल में क्या है, भरण पोषण की व्यापकता, रणनीतियों का प्रशिक्षण हुआ है। और यह कार्य क्या है, निरंतर एक छोर से और शिकार, संग्रह, मछली और मारने पर निर्भर था। इसमें उधर जाना सम्मिलित रहा होगा। दूसरी ओर एक घर पर केंद्रित, अपेक्षाकृत अधिक स्थायी व्यापक रूप रहा होगा। तो भारत में मध्य पाषाण युग की उपलब्धता जानकारी पुरा पाषाण और नव पाषाण के मध्य में संक्रमण वाली जानकारी न होकर कालक्रम में अधिक विस्तृत है। कहीं कहीं तो स्थल नव पाषाण, ताम्र पाषाण संस्कृतियों के समकालीन है और कम स्थलों का समय निर्धारित है, जैसे कि बेलान घाटी में चौपान मांडो और राजस्थान के बागौर में, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व की ओर है। तो इसमें भारत में चेपानी मांडो, जिसे बेलन घाटी बोलते हैं, और बागौर क्या है, राजस्थान के बागौर में, जैसे स्थलों पर मध्य पाषाण और नव पाषाण के मध्य निरंतरता के प्रमाण हमें प्राप्त मिले हैं। इन स्थलों से हमें स्पष्ट होता है कि मानव धीरे धीरे स्थायी जीवन की ओर बढ़ा है। फिर हमें क्या देखने को मिला, इसमें हमारे पास एक उन्नत मध्य पाषाण चरण का संकेत है, जहाँ पर स्थल स्थायी और अर्धस्थायी रहे हैं, जहाँ पर औजारों की पिसाई के पत्थर, हथौड़ों के पत्थर और चक्की और सूक्ष्म सम अथा महीर पत्थर, जंगली और पालतू दोनों प्रकार के जानवरों की हड्डियां हमें देखने को मिलती है। तो पौधों को पालतू बनाने की प्रक्रिया भी हमें इसमें देखने को मिली है। पौधों को पालतूकरण एक दीर्घकालीन और क्रमिक प्रक्रिया है। मनुष्य ने अपने अनुभव के आधार पर ऐसे पौधों का चयन किया जो उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल थे। तो इसमें क्या है, पौधों के चयन के लिए क्या क्या उसके गुण महत्वपूर्ण थे वो हमने देखा। अधिक बीज उत्पन्न करने वाली क्षमता हो, शीघ्र वृद्धि हो, अधिक उत्पादन हो, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो, भंडारण योग्य होना चाहिए ताकि उसको भंडारण करके उसका यूज करके एक साथ उगने की क्षमता हो। तो सभी में एक साथ उगने की क्षमता होनी चाहिए। मनुष्य ने फसलों के बीज सुरक्षित रखकर अगली ऋतु में पुनः बोना प्रारंभ किया था। तो मनुष्य ने क्या किया, एक फसल है उसके बीज सुरक्षित रखकर अगली जो ऋतु आएगी उसमें दोबारा फसल बो दी, और धीरे धीरे गेहूं, जो आदि फसलें मानव नियंत्रण में उगाई जाने लगी। इस प्रकार जंगली पौधे कृषि फसलों में परिवर्तित हो गए। तो इसमें क्या है, हमें जो जंगली पौधे हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर हमने किस में कर लिया, जो फसल है उनमें फसलों में परिवर्तित कर लिया। तो पशुओं को पालतू बनाने के लिए हमने क्या क्या किया, 1000 से 8000 ईसा पूर्व के बीच में मानव समाज एक स्थायी आधार और जलाशयों के निकट एकत्रित होते थे। यहाँ पर बड़े जानवरों से छोटे जानवरों तक का शिकार की परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो घासदार क्षेत्रों को पसंद करते हैं, जैसे कि हिरण, भेड़, बकरी और जल संसाधनों को भी। अपेक्षाकृत सीमित प्रकार के खाने योग्य पौधे, जो कि गेहूं और जो है की ओर परिवर्तन हुआ। इन्हीं पौधों और पशुओं पर, जो कि गेहूं, जो क्या है, भेड़ बकरी को शीघ्र पालतू बना लिया गया था। तो ये क्या है, पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया में क्या है, पशुओं के झुंडों को पीछा कराया, उनके मानव बस्तियों के निकट लाना, बाड़ों में रख दिया, शिकारियों से उनकी रक्षा कर दी, भोजन एवं पानी की व्यवस्था कर दी। भेड़ और बकरी सबसे पहले पालतू बनाए गए थे, क्योंकि वे शांत स्वभाव के थे, समूह में रहते थे, मानव नियंत्रण को आसानी से स्वीकार करते थे, उनकी देखभाल अपेक्षाकृत सरल थी। तो बाद में गाय, बैल और अन्य पशुओं का क्या है, पालन भी आरंभ हो गया था। तो पौधों को पालतू बनाने की प्रक्रिया देखी हमने कि पौधों को कैसे, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया है, पौधों में कैसे कन्वर्जन करके हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि जो ज़्यादा बीज वाले हैं उनको हमने उगाया, उनके फिर बीज संग्रहण किया, फिर दूसरी ऋतु में दोबारा पौधों को उगाया, एक साथ उगने वाले ऐसे जो साथ साथ उगने के अनुकूल हो ऐसे बीजों का उपयोग किया। तो कुछ विशेषताओं को देखा जाता है जो उनकी बीज धारण करने की क्षमता और स्वयं पौधों की रचना है, ऐसे पौधों का चयन किया जो कि पौधों को पालतू बना सके। और पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया में क्या है, जो पशुओं के झुंडों का पीछा करना इत्यादि हमने अभी देखा, वो इसके हैं। फिर इसमें देखते हैं हम और क्या खासियत थी। जो खान पान की विशेष आदतों के कारण पशुओं को पालतू बनाना सरल नहीं होता, अतः बकरी और सुअर आदर्श प्रजातियाँ थी। तो क्या है, खान पान की विशेष आदतों के कारण क्या है, पशु को पालतू बनाना आसान नहीं है। जो सामाजिक प्रजातियां हैं वो अधिक पसंद की जाती है। जो पशु प्रभुत्वशाली जानवर के पीछे चलने का स्वभाव रखते हैं, वे विकल्प के तौर पर मनुष्य को अधिक सरलतापूर्वक स्वीकार करते हैं। दोनों ही अपेक्षाकृत शांत और धीमे चलने वाले रसद खोजी हैं। ये दोनों एक ही क्षेत्रीय हैं, दोनों नई सामाजिक समूहों का गठन करते हैं, एक मुख्य की अगुवाई करते हैं। ऐसी प्रजातियां छोटे घरेलू क्षेत्र में बनती हैं, अतः मनुष्य के नियंत्रण में सरलतापूर्वक आ जाती है। फिर स्थायी समाज की बात करेंगे तो इसमें क्या है, नवपाषाण क्रांति क्या थी। पालतूकरण की प्रक्रिया में
परिणाम स्वरूप देखें तो मानव जीवन में व्यापक परिवर्तन आए। इतिहासकार वी गार्डन चाइल्ड ने इसे नव पाषाण क्रांति कहा है। इसके प्रमुख परिणाम क्या थे? स्थायी गांव का विकास करना, कृषि और पशुपालन का विस्तार करना, जनसंख्या में वृद्धि करना, खाद्य अधिवेशन का उत्पादन करना, अधिशेष का उत्पादन करना, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना, बुनाई और अन्य शिल्पों का विकास करना, सामाजिक संगठन का विकास करना। ये क्या है? नव पाषाण क्रांति है हमारी। नव पाषाणकालीन गांव की विशेषता क्या थी वो देखेंगे। नव पाषाणी गांव में कुछ घरों के समूह होते थे, जिसमें क्या है, घरों के समूह होते थे, उनमें चूल्हे, विशेषकर अनाजों के लिए भंडारण वाली सुविधाएं होती थी। पशु भोजन के संदर्भ में अवधित और जीवित भंडारण का सहारा लिया जाता था, अर्थात पशुओं को बचाकर रखा जाता था। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मार लिया जाता था। जीवन शैली में शिल्प एवं महत्वपूर्ण भूमिका थी। मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता भंडारण के लिए और कठोर अनाज को पकाने के लिए की जाती थी। संभवतः क्या है, सन और कपास की बुनवाई की जाती थी। गांव के अतिरिक्त अपेक्षाकृत अस्थायी आधार पर बस्तियों में आवास रहा होगा, कि गांव के अतिरिक्त क्या है, बस्तियों में भी आवास रहा है, जिसमें मौसमी बस्तियां हैं, चरागाह के सीवर हैं, कच्चा माल तैयार करने के सीवर हैं। तो नव पाषाण युग गांव पृथक नहीं रहे होंगे। गांव के आर पार सचल और स्थायी समूहों के मध्य विभिन्न कारणों के संपर्क रहे होंगे। तो सामाजिक संबंध, अंतर्रोधी युक्तियां, लेन देन और कर्मकांडी संबंध हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये नव पाषाण गांव की विशेषता है, नव पाषाणकालीन युग की विशेषता है, जो कि हमने इसमें देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या आर्यों के आक्रमण की अवधारणा पुरातात्विक उत्खनन के प्रकाश में स्वीकार्य है? तो आर्यों के आक्रमण की अवधारणा बात करें तो लंबे समय तक भारतीय इतिहास लेखन का एक प्रमुख विषय रही है। प्रारंभिक विद्वानों का मत था कि लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य मध्य एशिया अथवा पश्चिम एशिया से भारत में आए। तो आर्य कहाँ से आए? उनका मानना क्या था? मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भारत में आए। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विनाश कर अपनी संस्कृति को स्थापित किया, किंतु आधुनिक पुरातात्विक अनुसंधानों और उत्खननों ने इसे सिद्धांत पर गंभीर प्रश्न लगाए हैं, क्वेश्चन किया है इनको कि ये ऐसी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत के आधार पर बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि इस सिद्धांत के समर्थन में बहुत सारे तर्क हैं। जैसे कि ऋग्वेद और अवेस्ता की बात करें तो इसमें भाषागत समानता हमें देखने को मिलती है। उत्तर हड़प्पा सभ्यतियों जो संस्कृतियां हैं और पश्चिम एशिया की कुछ संस्कृतियों में आंशिक समानताएं देखने को मिलती हैं। चित्रित घूसर संस्कृति को आर्यों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर, जो दुर्गों को नष्ट करने वाला है, कहे जाने का उल्लेख है। इन आधारों पर यह माना गया है कि आर्य बाहरी लोग थे जिन्होंने भारत में प्रवेश किया। इसके अतिरिक्त क्या देखने को मिलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानांतरित हुए। इसके अतिरिक्त भारत में ताम्रपाषाण कालीन शिल्प अवशेषों और पश्चिम एशिया में पाए गए शिल्प अवशेषों के मध्य में समानता कमी हमें देखने को मिलती है। यह विशाल स्तर पर लोगों को स्थानांतर को नहीं दिखाता है। जो प्रारंभिक विद्वानों का विश्वास क्या था कि इंडो आर्यन ने हड़प्पा नगरों और शहरों का सर्वनाश कर दिया था, और ऋग्वेद के उन श्लोकों का उद्धृत किया जिसमें इंद्र को घर मकान नष्ट करने वाला बताया गया। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन किसी बाहरी शक्ति ने कर दिया है। दूसरा इसमें क्या है, चित्रित घूसर मुद्रण के प्रयोग करने वाले को आर्यों से जोड़ने का प्रयास को पुरातात्विक साक्ष्य भी प्रमाणित नहीं करते हैं। यद्यपि संस्कृतियां आर्यों के विषय में सूचित करती हैं तो उनके आक्रमण की अवधारणा को दृष्टिगत से मर्दाहन, भालवपुर और पंजाब में भी मिलने चाहिए। कि अवधारणा ये तो सभी जगह मिलनी चाहिए, जो कि एक जगह पर मिल रही है ऐसा कहना गलत है, क्योंकि आर्यों के स्थानांतरण का रास्ता भी यही था। लेकिन हमें यह हरियाणा, ऊपरी गंगा के थाले और पूर्वी राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं। तो ये हमें जो आशय है जो इसमें बताया गया है, ये केवल हरियाणा, ऊपरी गंगा के थाले में और पूर्वी राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं। भगवानपुरा, देहरी, हरियाणा और मांडा में की गई हाल ही खुदाइयों में पाया गया है कि उत्तर हड़प्पा और सलेटी बर्तनों, जो कि पीजीडब्ल्यू की संस्कृति के अवशेषों को बिना किसी रुकावट के एक साथ पाया गया है। इस प्रकार आक्रमण की अवधारणा को खुदाइयों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ईसा पूर्व दूसरी ओर सहस्त्रवादी के पुरातात्विक प्रमाणों ने वैदिक आर्यों के विषय में आजकल प्रचलित दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो पुरातत्व में एक ऐसा कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता है कि जिससे ऐसी दोष कि 1500 ईस्वी के आसपास मध्य एशिया या पश्चिम एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण हुआ हो।
इस बात का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिल रहा है कि आर्यों ने हड़प्पा की सभ्यता का विनाश करके एक नई भारतीय सभ्यता की स्थापना की हो। तो यहाँ पर ये कोई प्रमाण नहीं है कि पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि आर्यों ने हड़प्पा की सभ्यता का विनाश करके एक नई सभ्यता की स्थापना कर ली हो। आर्यों और अनार्यों तथा उनकी संस्कृतियों के बीच में कथित मुठभेड़ों का भी कोई विवरण पुरातत्वों में नहीं मिलता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसको हमने इजीली एक्सप्लेन किया है। तो आर्यों के आक्रमण की अवधारणा पुरातात्विक उत्खनन में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत के आधार पर पुरातात्विक साक्ष्यों की समीक्षा के आधार पर, जो कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का प्रमाण नहीं है, चित्रित दूसर संस्कृति का प्रश्न, सांस्कृतिक निरंतरता के प्रमाण और बड़े पैमाने पर प्रवासन का अभाव हमें देखने को मिला है। तो आधुनिक दृष्टिकोण हमें देख सकते हैं कि आर्य आक्रमण की पारंपरिक अवधारणा को पुरातात्विक प्रमाणों से पुष्टि नहीं की जा सकती। यदि कोई भारी प्रभाव आया भी हो तो वह कर्मिक सांस्कृतिक संपर्क, सीमित प्रवासन या विचारों के आदान प्रदान के रूप में रहा होगा। ऐसा आक्रमण नहीं रहा होगा। हड़प्पा से उत्तर वैदिक संस्कृति तक कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक निरंतरता दिखाई देती है। तो पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर आर्यों के बड़े पैमाने के आक्रमण और हड़प्पा सभ्यता के विनाश की अवधारणा आज व्यापक रूप से स्वीकार्य नहीं मानी जाती है। उपलब्ध साक्ष्य सांस्कृतिक निरंतरता, कर्मिक परिवर्तन और सीमित संपर्क की ओर संकेत करते हैं। इसलिए आधुनिक शोध और आर्य आक्रमण सिद्धांत की अपेक्षा सांस्कृतिक विकास और अंत क्रिया के दृष्टिकोण को अधिक प्रभावित करता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 4 पार्ट दिए गए, उन्हें 2 का आंसर देना है। हम चारों का 4 देखेंगे। तो अशोक की युद्ध नीति कैसी है? तो मौर्य सम्राट अशोक भारत इतिहास के उन शासकों में गिने जाते हैं जिनकी युद्ध नीति के समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिला है। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक ने अपने पूर्वजों की विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया, किंतु कलिंग युद्ध के बाद उनकी नीति बदल गई थी। उन्होंने अशोक युवराज रहते हुए प्रशासनिक और सैनिक कार्यों में सक्रिय रहे। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने उज्जैन के शासन स्थापित का दायित्व सौंपा गया था। इससे उनकी सैन्य क्षमता और प्रशासनिक कौशल का परिचय मिलता है कि जब अशोक युवराज राजा थे तब प्रशासनिक और सैनिक कार्यों में वो सक्रिय थे। उन्होंने तक्षशिला के विद्रोह को दबाया, उज्जैन के शासक का दायित्व सौंपा गया था। तो ये उनकी सैन्य शक्ति थी। सिंहासन प्राप्त करने के लिए उन्हें अन्य राजकुमारों के साथ संघर्ष करना पड़ा। अशोक की युद्ध नीति सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कलिंग का युद्ध, जो लगभग 260 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। कलिंग, जो कि वर्तमान आज उड़ीसा में है, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि दक्षिण भारत की ओर जाने वाले स्थल एवं समुद्री मार्गों पर उसका नियंत्रण था। साम्राज्य के विस्तार में और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख बंदी बनाए गए थे तथा असंख्य लोग कष्टों का शिकार हुए थे। यद्यपि अशोक को युद्ध में विजय प्राप्त हुई, लेकिन युद्ध की भीषण विनाशशिला ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाल दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने विजय की प्राप्ति के लिए युद्ध का मार्ग त्याग दिया और धम विजय नीति अपनाई। तो उन्होंने क्या है, युद्ध को त्याग कर धम विजय नीति अपनानी। ये उस क्वेश्चन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका विश्वास था कि नैतिक आदर्शों, सदाचार, सहिष्णुता और लोक कल्याण के माध्यम से लोगों का हृदय जीतना ही वास्तविक विजय है। तो अशोक की नई नीति की प्रमुख विशेषता ये थी कि आक्रामक युद्धों का परित्याग करना है, धर्म के प्रचार पर बल देना है, प्रजा के कल्याण हेतु कार्य करना है, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक जीवन का समर्थन करना है, पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला है, कुषाण कालीन स्थापत्य क्या है? तो कुषाण कालीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस काल में बौद्ध धर्म को राज्य के संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो इस काल में क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था उसमें राज्य के संरक्षण प्राप्त हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे सपूतों, विहारों, मूर्ति कला का उल्लेखनीय विकास हुआ था। विशेष रूप से कनिष्क के शासनकाल में स्थापत्य कला ने कई ऊंचाइयां प्राप्त की थी। कनिष्क एक महान निर्माता शासक था। अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर में लगभग 400 फीट ऊंचा विशाल स्तूप बनवाया था, जिसकी वेदिका थी वो लगभग क्या थी, 150 फीट की थी। तो उसकी जो मूर्ति मान लो वो थी इसकी थी, उन्होंने क्या 400 फीट ऊंचा विशाल स्तूप बनवाया था। उस समय की सबसे भव्य बौद्ध स्थापत्य कृतियों में से ये एक मानी जाती थी। फिर इसमें क्या है, इसके प्रमुख स्थापत्य की विशेषताएं क्या थी? एक है, पहला विशेषता में आता है इसकी स्तूप निर्माण का विकास करना। तो कुषाण काल में अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ, उनका विस्तार किया गया। धर्मराजी का स्तूप, ऊंचे चबूतरे जो कि निर्मित गोलाकार स्तूप था,
चारों दिशाओं में सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इसके बाहरी और विविध अलंकरणों से इसे सजाया गया था। फिर आता है मणिक्याल स्तूप। तो मणिक्याल स्तूप के में क्या आएगा, कुषाणकालीन स्थापत्य में इसे गोलाकार चबूतरा था जो विशाल अर्धगोलाकार गुंबद था। उत्खनन में यहाँ धातु, मंजूषा, स्वर्ण पात्र, मोती और सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि कनिष्क शासनकाल में इसका निर्माण कराया था। फिर आता है इसमें हमारा गंधार शैली का प्रभाव क्या पड़ा था। तो कुषाणकालीन स्तूपों का पर विशेष रूप से गंधार कला का प्रभाव दिखाई देता है। स्तूप अधिक ऊंचे बनाए गए थे। चौकार आधार पर बहुस्तरीय निर्माण था। वैदिक और तोरण का प्रयोग कम होता था। बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य एवं मूर्तियां स्तूपों पर उत्कीर्ण की जाती थी। प्लास्टर और पत्थर की प्रतिमाओं का व्यापक प्रयोग किया जाता था। ये हमारे गंधार शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फिर क्षेत्रीय कला शैलियाँ कौन सी थी, उन शैली की बात करेंगे। क्षेत्रीय कला शैलियों में सबसे पहले आते हैं सारनाथ कला शैली। सारनाथ के कुशाकालीन बोधिसत्व की विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ खड़ी मुद्रा में निर्मित है। प्रतिमा पर कनिष्क संवत का अभिलेख अंकित होता है। इससे बौद्ध मूर्तिकला और स्थापत्य संरक्षण की जानकारी मिलती है। अगला है इसमें कौशाम्ब कला शैली। तो कौशाम्बी कला का विकास हुआ है। इसकी शैली कुछ हद तक मथुरा कला से मिलती है, जहाँ निर्मित प्रतिमाओं में स्थानीय विशेषताएं भी दिखाई देती हैं। बाद में यह क्षेत्र एक स्वतंत्र कला के रूप में विकसित हुआ था। तो पाषाण प्रतिमाओं के अध्ययन से पता चलता है कि बरहुत, सांची और बोध गया की भांति यहाँ भी कलाकृतियों का सर्जन किया जा रहा था। गुप्त काल में कौशाम्बी भी उक्त कला केंद्रों का ही समान एक अलग केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। तो ये हमारा ख का कंप्लीट होता है। फिर इसका देखते हैं गय लोह युगीन संस्कृति में सामाजिक ढांचा कैसा है, इसका हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो लोह युगीन संस्कृति में भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे में बहुत ही परिवर्तन दिखाई दिए। लोहे के व्यापक उपयोग, जो कि कृषि के विस्तार, शहरीकरण, राज्य व्यवस्था के विकास ने समाज को अधिक संगठित और स्थिरीकृत बना दिया था। इस काल की जानकारी साहित्य स्रोतों तथा पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है। तो साहित्य के स्रोत क्या थे, लोह युगीन समाज में अध्ययन के प्रमुख स्रोत हैं वो क्या है, वेद, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं सभी ये हैं, जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, उपनिषद है, महाकाव्य है, सूत्र सहित, पाषणी, अष्टाध्यायी, बौद्ध साहित्य, अर्थशास्त्र इसमें काउंट किए जाते हैं। फिर इसमें आता है हमारा वंशजीय समाज, जो कि सामाजिक स्तरीकरण डिसाइड करता है। तो प्रारंभिक लोह युग में समाज वंश, जो कि कुल पर आधारित था, जिसे वंशजीय समाज कहा जाता है। तो समाज में वरिष्ठ, जिसे कि राज्य बोला जाता है, और कनिष्क, जिसे विश्व वर्ग के विद्यमान थे। उत्तर वैदिक काल में यह विभाजन अधिक स्पष्ट हुआ। राजन ने अपने वर्ग आगे चलकर क्षत्रिय कहलाया। धार्मिक कर्मकांडों को के विशेषज्ञ ब्राह्मण बने। श्रमिक वर्ग के रूप में शूद्र और दास उभरे। तो वंशजीय समाज और सामाजिक स्तरीकरण हमें देखने को मिला। फिर इसके बाद घरेलू अर्थव्यवस्था। इस काल में परिवार उत्पादन की मूल इकाई था, जिसमें संपूर्ण परिवार आर्थिक गतिविधियों में भाग लेता था। कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प परिवार पर आधारित थे। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ अतिरिक्त श्रम की भी आवश्यकता पड़ती थी। फिर इसमें आता है हमारा नेक्स्ट नहीं है राज्यतंत्र। तो राज्य व्यवस्था थी या राज्यतंत्र बोल सकते हो। तो लोह युगीन काल में दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं। पहला है इसमें गणसंघ या फिर सरदारी। दूसरा है हमारा इसमें राजतंत्र। तो गणसंघ क्या है, शाक्य, वज्जी, मल और कोल्य आदि गणराज्य और भूमि और सत्ता पर क्षेत्रीय कुलों का नियंत्रण होता है। सामाजिक संबंध मुख्यतः क्या होते हैं, वंश और गोत्र पर आधारित होते हैं। अब इसमें राजतंत्र की बात करें तो कौशल, मगध और काशी, जो कौशंबी जैसे राज्य आते हैं। शासन और शासित के बीच में अंतर स्पष्ट होता है। कर वसूली, प्रशासन, सेना जैसी संस्थाओं का विकास होता है। फिर इसमें बात करते हैं कि शहरीकरण की, कि शहरीकरण क्या है। शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन दिखाई मिला। लोहे के उपकरण है, उसमें कृषि का उत्पादन बढ़ा, जिससे नगरों का विकास हुआ। व्यापारी और कारीगर वर्ग समृद्ध हो गए, श्रेणियाँ विकसित हुई, सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। तो इस प्रकार ये देखने को मिलते हैं। फिर नियम और कानून की बात करते हैं कि इसमें क्या नियम और कानून थे। एकीकरण और सामाजिक व्यवस्था कानून और नियमों से भी स्थापित होती है। अनेक कानून और विधान का संबंध वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने से है। अतः धर्मसूत्रों में इन्हें विविध रूप दिया गया है। यद्यपि इन ग्रंथों में प्रथागत विधानों को समाहित करने से समाज में फूट डालने के रोकने के प्रयासों के संकेत मिलते हैं। इसमें तीन समूह है, क्षत्रिय, ब्राह्मण और गृहपति।
जो कि ग्रहपति और वैश्य इसमें आते हैं। तो ये आंसर यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं बौद्ध और धर्म के सिद्धांत। तो इसका निष्कर्ष देख सकते हैं इस क्वेश्चन का हम अगर निष्कर्ष की बात करें तो जो लो युगीन संस्कृति में सामाजिक ढांचा क्या था, सरल और जनजातीय व्यवस्था से विकसित होकर वर्ण आधारित श्रेणीबद्ध और संगठित समाज में परिवर्तित हुआ था। कृषि विस्तार, शहरीकरण, व्यापार और राज्य व्यवस्था के विकास ने सामाजिक परिवर्तन को गति दी। इस काल में भारतीय समाज की वह संरचना विकसित हुई जिसे आगे चलकर महाजनपदों और मौर्य साम्राज्य जैसी शक्तिशाली राजनीतिक व्यवस्थाओं की आधारशिला रखी। तो ये है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या आएगा, इसका फोर्थ पार्ट आएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध ने मानव जीवन की समस्याओं और उनके समाधान को सरल एवं व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने, उनके उपदेशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाकर निवारण की प्राप्ति करना। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? 4 सिद्धांत थे इसके, जिसमें क्या है? आर्य सत्य, आसंगिक मार्ग, मध्यम मार्ग और प्रतीतीय समुत्पाद और कर्म और प्रजनन इसके अवधारणाओं पर आधारित हैं। तो इसमें 4 आर्य सत्य हैं। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला आता है दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध मार्ग। ये 4 हमारे क्या हैं? आर्य सत्य हैं। तो दुख के बारे में बात करें तो बुद्ध के अनुसार संसार का जीवन दुख में है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, प्रिय का वियोग या अप्रिय का संयोग सभी दुख के रूप में है। संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं, इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी स्थायी नहीं है। फिर होता है दुख समुदाय। दुख का मूल कारण है तृष्णा, जिसे इच्छा भी बोलते हैं। तो मनुष्य की भोग, विलास, धन, सत्ता और जीवन के प्रति ऐसी आसक्ति को ही दुख जन्म देती है। अविद्या, जिसे अज्ञान से तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा से दुख का चक्कर चलता है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट हमारा दुख निरोध। तो दुख निरोध, यदि तृष्णा का अंत कर दिया जाए तो दुखों का अंत भी हो सकता है। तृष्णा के विनाश से मनुष्य से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होकर शांति प्राप्त करना। इसमें आता है फिर अगला दुख निरोध मार्ग क्या होता है। तो दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। इस मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के मेन क्या थे? ये 4 सत्य थे, 4 आर्य सत्य इस प्रकार थे जो कि हमने इसको देखा। फिर इसमें कुछ ऐड और कर सकते हैं, कर्म और पुनर्जन्म, निर्वाण इत्यादि करके ऐड करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये इस मार्क्स के हिसाब से यहाँ कंप्लीट है। तो ये वीडियो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको कोई भी गैस पेपर चाहिए, एग्जाम नोट चाहिए, आपको सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए या सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।